Hello everyone. So today we will discuss about health and safety. In our previous video we had also discussed about this. हमने अपने previous video में discuss किया था health and safety के बारे में, but हमने उसमें just beginning कि उसका introduction क्या होता है वही पढ़ा था. हमने discuss किया था कि accidents क्या होते हैं. हमारी एक organization में जितने भी employees work करते हैं, जितने भी हमारे laborers हैं, workers हैं, सबकी health and safety important होती है और उसे assure करना, उनको safe प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन की. सो वो हमारी जो हेल्थ होती है, वो सेफ्टी होती है, उसे क्या चीजें अफेक्ट करती हैं? एक्सीडेंट्स. सो हमने एक बिगनिंग की थी कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए सबसे प्रोन और सबसे डेंजरस क्या है? एक्सीडेंट्स हैं. एक्सीडेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तभी तो क्या होता है? हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, उनकी सेफ्टी पे अफेक्ट पड़ता है. किसी की डेथ हो जाती है, किसी को कोई बड़ी इंजरी हो जाती है, मेजर इंजरी हो जाती है, कोई माइनर इंजरी हो जाती है. सो हमने एक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था. आज हम प्रॉपरली हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. In an organization, number of employees work under different conditions, and it is a duty of organization to provide safety and assure the good health of employees. कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमें क्या चाहिए होता है? हमारी एक सोर्स, उसमें जो काम कर रहे होते हैं वो हमारे मैन्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं. यानी कि जितने भी वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं, जितने भी हमारी वर्कफोर्स है, चाहे वो लेबर है, वाइट कॉलर है या फिर हमारी ब्लैक कॉलर है, ब्लू कॉलर है, जो भी है. यानी कि ऐसा नहीं कि जो सिर्फ मैनेजमेंट वर्क कर रहे हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा ऑफिशियल वर्कर्स हैं, उन्हीं को सेफ्टी प्रोवाइड करनी होती है. हर वर्कर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो लेबर लेवल पे वर्क कर रहा हो, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे कर रहा हो, कि वो सीईओ है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पे वर्क कर रहा है, ऐसा हर पर्सन उसको आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उसकी हेल्थ को एश्योर करना एक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी होती है. ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं या जो भी हमारे लेबर्स हैं, जो मोस्ट प्रोन है एक्सीडेंट से या इंजरीज से, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट लेवल पे वर्क करते हैं उन्हें क्या है? उन्हें पेपर वर्क करना होता है. बट जो हमारे लेबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें पेपर वर्क कम करना होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा करना होता है, मस्कुलर वर्क ज्यादा करना होता है. सो वो ज्यादा, उनके ऊपर ज्यादा डेंजर होता है और उनके चांसेस ज्यादा होते हैं इंजर्ड होने के, एक्सीडेंट में वो ज्यादा सफर करते हैं. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को जिस भी कंडीशन में हमारे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी हमारी वर्कफोर्स है, वो डिफरेंट कंडीशन में काम कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब जो आपने असाइन की है, हर किसी को सेफ्टी प्रोवाइड करना, एश्योर करना गुड हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज की उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, ये किसका काम है? ऑर्गेनाइजेशन का काम है. इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम सेफ्टी चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अवॉइड करने पड़ते हैं एक्सीडेंट्स को. और एक्सीडेंट हम कैसे अवॉइड करेंगे? अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो किसी भी केमिकल से रिगार्डिंग काम कर रही है, सो केमिकल में क्या हो सकता है? लीकेज हो सकती है, उसका कुछ यानी कि ब्लास्ट हो सकता है. सो उनसे बचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हम कैसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं तभी तो इंजरी होती है, तभी तो हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं या जो भी वर्कर्स हैं उनके साथ इंजरी होती है, डेथ हो जाती है. सो वो कब होती है? क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स ही नहीं होंगे तो इसका मतलब हम सेफ्टी एश्योर कर रहे हैं. सो हमारे एक्सीडेंट्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जब हम अच्छे सेफ्टी मेजर्स का यूज करें, यानी कि हमारे पास नई नई टेक्निक हो, नई नई स्ट्रेटजीज हो, जिससे हम सेफ्टी एंश्योर कर सकते हैं और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. There are various cause of accident. For preventing all those accident we need some safety measures. कि एक्सीडेंट कोई एक कारण से नहीं होता कि यही एक मेन रीजन है. फॉर एग्जाम्पल कि किसी मशीनरी है, अगर वो मशीनरी आउटडेटेड है तब भी एक्सीडेंट हो सकता है. अगर उस मशीन को यूज करने के लिए कोई गार्ड हमें यूज करना होता है, लेकिन हम वो बिना गार्ड यूज किए, बिना उसकी जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो किए अगर उसे यूज करते हैं तब भी एक्सीडेंट हो सकता है. अगर एकदम से जो लाइट है, जो पावर है वो ज्यादा हो जाती है तब भी एक्सीडेंट हो सकता है. अगर हमने अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया, उस जो भी हमारी मशीनरी है उससे ऑयल ग्रीसिंग अच्छे से नहीं की, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है. सो एक मशीनरी के साथ ही एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस होते हैं, डिफरेंट वेज से एक्सीडेंट हो सकता है. सो ऐसे ही जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सीडेंट होते हैं उनका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, बहुत रीजन होते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल इग्नोरेंस है, उससे भी तो एक्सीडेंट हो सकता है कि आपकी मशीनरी पूरी अपडेटेड है, उसको आपने मेंटेन कर रखा है, ऑयल कर रखा है, ग्रीसिंग कर रखी है, लेकिन जो उसे यूज कर रहा है वो इग्नोरेंस कर रहा है, यानी कि वो ना तो गाइडलाइन फॉलो कर रहा, ना वो गार्ड्स ले रहा, जो चीजें बताई गई थी उन मेजर्स को वो फॉलो नहीं कर रहा है. यानी कि इग्नोरेंस या फिर मेंटल इंस्टेबिलिटी भी आपको एक्सीडेंट की लीड कर सकती है. सो आपको सारे जितने भी चांसेस हैं, जितने भी हमारे
सारे रीजंस हैं जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, सबको अवॉइड करने के लिए नए नए सेफ्टी मेजर्स यूज करने चाहिए, इनोवेटिव और इनिशिएट लाना चाहिए नए सेफ्टी मेजर्स के लिए। इफ वी डू नॉट मेंटेन सेफ्टी सो द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी डिवास्टेड, कि अगर हमने सेफ्टी को मेंटेन नहीं किया तो क्या होगी, डेथ हो सकती है, मेजर इंजरी हो सकती है। मेजर इंजरी में क्या होता है कि मान लो वो फॉर लाइफ टाइम वो पैरालाइज हो गया तो वो कभी वर्क नहीं कर पाएंगे, कभी वो एम्प्लॉय नहीं हो पाएंगे। सो जितनी भी उनकी मेजर इंजरीज हो सकती है, माइनर हो सकती है, डेथ हो सकती है, उससे डिवास्टिंग क्या हो सकता है, ऊपर से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्सीडेंट हुआ है तो उसका भी डिफेमेशन होगा, यानी कि उनकी बदनामी होती है पूरी, मीन्स उनकी क्या गुडविल कम हो जाती है, उनकी पब्लिसिटी कम हो जाती है, और जो भी हमारे फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि उस एक्सीडेंट से हमें रिकवर भी करना होता है। सो वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ नीड ऑफ सेफ्टी मेजर्स। अब हमें नीड क्यों है सेफ्टी मेजर्स की, हम हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्कस कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी एश्योर करने की सेफ्टी मेजर्स की क्या नीड है, क्या जरूरत है। प्रिवेंटिंग पार्शियल एंड परमानेंट डिजीज और इंजरीज, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनकी पार्शियल या परमानेंट यानी कि टेम्परेरी हो रही है थोड़ी बहुत इंजरीज, कोई भी इंजरी उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ना हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए ना हो, इस चीज को एश्योर करने के लिए हमें सेफ्टी मेजर्स की जरूरत है। यानी कि इन चीजों को कम करने के लिए अवॉइड करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए कोई भी डिजीज होना, कोई भी आपको इंजरी होना, यानी कि ऐसा उन्हें एश्योर कराना कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्थ के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर रही है, कुछ भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगी, आप सेफली ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। सो प्रिवेंट करना कि हमारी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर है उसे कुछ अफेक्ट ना हो उसकी हेल्थ के ऊपर, इसलिए हमें सेफ्टी मेजर्स की नीड है। सेकंड इज प्रिवेंटिंग सफरिंग ऑफ एम्प्लॉय, कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज्यादा कौन सफर करता है, जो वर्कर्स होते हैं जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। मीन्स हम वो चीज इमेजिन नहीं कर सकते जो उन्होंने सफर की है, किसी की डेथ हुई है, किसी को मेजर इंजरी हुई है, माइनर इंजरी हुई है। सो सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे वर्कर सफर करते हैं। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ होता है तो उसका क्या हो जाता है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ क्या होगा कि एक एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी क्या हुआ, मेजर इंजरी हो गई। सो आप बाकी लोगों को क्या बताओगे, बाहर अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, तो वो यही बोलेगा कि वो बिल्कुल सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते। सो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से हमारी क्या होगी, डिफेमेशन होगी, लोग, हमारी जो गुडविल कम हो जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नए लोग ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। सो हमें इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे एम्प्लॉय की सफरिंग को रोकना पड़ता है ताकि वो सेटिस्फाई रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि इनडायरेक्टली वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक फेवरेबल इंपैक्ट डाले। सो प्रिवेंट करना एम्प्लॉयज को सफरिंग के लिए, उसके लिए भी हमें सेफ्टी मेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज मिनिमाइजिंग डैमेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी। अब जब एक्सीडेंट होता है तो वो किसके साथ हुआ है, अब एक्सीडेंट का कोई एक सोर्स तो होता ही है ना, कि मशीनरी की वजह से हो गया, केमिकल की वजह से हो गया, किसी इक्विपमेंट की वजह से हो गया, कुछ आपके ऊपर गिर गया। तो अगर वो गिरा है, जिसको चोट लगी है, साथ साथ जो चीज गिरी है वो टूटी भी है, और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है, आपकी अगर मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो खरीदा होगा, उस पर पैसे लगाए होंगे। सो डेफिनेटली जो डैमेज होगा वो आपको फाइनेंशियली बियर करना होगा। उसकी गिरने की वजह से कहीं और जगह पे क्रैक्स आ गए, वो सब आपको रिपेयर कराना होगा। सो ये सब फाइनेंशियल चीजें आपको बियर ना करनी पड़े, फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, उसके लिए भी आपको सेफ्टी मेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ताकि आप डैमेज को मिनिमाइज कर सको, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट के अंदर, मशीनरी के अंदर डैमेजेस ना हो और आपका जो वर्क है वो फ्लुएंसी के साथ कंटिन्यूअसली किया जा सके। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अब आप ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो देती ही है, सर्व करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तभी तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज आप अपनी पब्लिक को देते हो। सो वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप एफिशिएंटली, यानी कि ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट में क्या होता है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट होगा तो उसकी वजह से काम रुक जाएगा। अगर मशीनरी खराब हो गई है, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, उसे मेजर इंजरी हो गई है, तो काम रुकेगा। काम रुकने की वजह से क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिस वजह से आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं कर पाओगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली, बिना जो क्वालिटी डिग्रेडेशन है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरप्शन के बनती रहे, चलता रहे, सो आपको सेफ्टी मेजर्स यूज करने चाहिए और उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए।
रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में। एक्सीडेंट के साथ हमने देख लिया कि कितना ज़्यादा खर्चा होता है, कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो साथ लेके आते हैं। देखो, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, अगर किसी की डेथ हुई है तो आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा, इंजरी हुई है तो उसके इलाज के लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा, उसकी फैमिली को कुछ अमाउंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। देन जो मशीनरी खराब हुई है, जो केमिकल जो आपने बाय किया था वो पैसे आपके वेस्ट चले गए, फिर आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। एंड देन आपकी जो गुडविल गिरी है उसे इंप्रूव करने के लिए आपको और ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जिसमें भी आपका मनी लगेगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहे तो आपको सेफ्टी मेजर्स को यूज करना चाहिए। बेसिक टेक्निक यूज फॉर सेफ्टी। अब ऐसी कौन कौन सी टेक्निक हैं जो मोस्ट बेसिक टेक्निक हैं जो यूज की जाती हैं सेफ्टी के लिए। सबसे पहले है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन सेफ मैनर्स, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बना रखा है, उसका प्लांट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जो खुद ये दिखा रहा है कि कितना सेफ वो है। यानी कि अगर आपको कुछ भारी सामान का यूज करना है, जो बल्कि प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आप नीचे रखो, उसके लिए आपके नीचे गोडाउन होने चाहिए, रूम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें ले जाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, नीचे स्पेस है ही नहीं, नीचे मशीनरी इतनी ज्यादा है कि आपने कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं बल्कि प्रोडक्ट को रखने के लिए। अगर आप भारी चीजें हैं उन्हें ऊपर लेके जाओगे तो चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर वो गिरते हैं तो इंजरी या डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अगर आपने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है जो पहले से ही सेफ्टी अश्योर करता है, सो वो एक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। तो एक टेक्निक क्या है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, अपना प्लांट बनाते हो, तो उसे पहले ही ऐसे बनाओ कि वो सेफ्टी मेजर्स को अच्छे से अडॉप्ट कर सके। Second is arrangement of machinery, equipments and materials in such a way that eliminate accident, कि जो हमारी मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट है या फिर ऐसा मटेरियल जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ऐसी मशीनरी जिसे यूज करने से मीन्स जिसे बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, बहुत अवेयरनेस के साथ यूज करना चाहिए। सो उनकी अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक मशीन है उसके साथ साथ दूसरी मशीन है, बीच में से जाने आने का रास्ता ही नहीं है। अच्छे से हमें गैप प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस पे वो होनी चाहिए। मशीनरी के आसपास हमें स्पेस रखना चाहिए ताकि हम जब काम करें उस मशीनरी पे तो हमें एक अच्छा स्पेस मिले, ताकि हम अच्छे से सुटेबिलिटी के साथ खड़े हो सके, अच्छे पे वर्क कर सके। सो हमें इस तरीके से अरेंज करनी चाहिए अपनी मशीनरी को, अपने इक्विपमेंट्स को, ताकि वो एलिमिनेट करे एक्सीडेंट्स को। थर्ड इज मशीनरी एंड इक्विपमेंट केप्ट इन अ गुड कंडीशन, और जो भी मशीनरी आप यूज कर रहे हो, जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, वो आउटडेटेड ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने उससे अच्छे से ऑयलिंग नहीं की, अच्छे से ग्रीसिंग नहीं की, उनकी कंडीशन अगर खराब होगी तो एक्सीडेंट के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। सो अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो एक टेक्निक क्या होगी कि जो भी मशीनरी आप यूज कर रहे हो, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, गुड कंडीशन के होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। अगर उसमें नई जो अपडेट्स आती हैं हमें उन्हें अपग्रेड करना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड लास्ट इज फॉलो ऑल गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटीज, यानी कि कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा होता है कि कौन से केमिकल को कैसे यूज करना है, किस मशीन को कैसे यूज करना है। जिस कंपनी से आप मशीन लेते हो वो भी आपको एक बुकलेट प्रोवाइड करती है जिसमें ये लिखा होता है कि इस मशीन को कैसे यूज करना है, कैसे इसको यूज नहीं करना, क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें आप कर सकते हो, डूज एंड डोंट्स। सो आपको वो सारी गाइडलाइंस जो आपकी अथॉरिटी ने बनाई है, किसी और अथॉरिटी ने बनाई है, सबको फॉलो करना चाहिए। अब हेल्थ, हमने सेफ्टी के बारे में देख लिया कि सेफ्टी क्या होती है, उसकी नीड क्या है सेफ्टी मेजर्स की, और हमने क्या देखा कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं सेफ्टी की। अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ के बारे में। सेफ्टी हमें पता चल गई कि क्या है, कि आप उन्हें प्रोवाइड कराते हो कि वो सेफ रहें, उनको कोई इंजरी ना हो। सेकंड इज हेल्थ, सिर्फ सेफ्टी प्रोवाइड करना एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं होता, हेल्थ को मेंटेन करना भी ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है। जो भी उसके एम्प्लॉयज की हेल्थ है उन्हें वो भी मेंटेन करनी होती है। अब हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इज नॉट अब्सेंस ऑफ डिजीज, कि अगर किसी जो भी आपका एम्प्लॉय है उसे कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। हेल्दी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसे इमोशनली, यानी कि वो एक हैप्पी स्टेज पे हो, ऐसा ना हो कि वो इमोशनली डिसबैलेंस है तो वो हेल्दी नहीं है। इट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, कि एक पर्सन तभी हेल्दी बोला जाता है जब वो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली अच्छा हो, उसकी कंडीशन जो है, जो स्टेट है वो उसकी अच्छी हो। सो अगर हमारी जो सोशल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग अच्छी है, इसका मतलब हम हेल्दी हैं। अदरवाइज अगर हमारे एम्प्लॉय इमोशनल, यानी कि उन्हें बाहर कोई चोट नहीं लगी, उन्हें कोई डिजीज नहीं है, लेकिन अगर वो इमोशनली वो बहुत स्ट्रेस हैं, बहुत प्रेशर में है, इसका मतलब हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो हेल्दी नहीं है।
क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, फिजिकली आप फिट हो लेकिन इमोशनली आप डिप्रेस्ड हो, तो आप उस काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, उतनी एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो आपको क्या चाहिए, एक हेल्दी एम्प्लॉय चाहिए जो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली अच्छा हो। इट मीन्स देयर इज नो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इशू विद एन एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के साथ ना कोई मेंटल इशू हो, ना कोई सोशल और ना ही कोई फिजिकल इशू हो। यानी कि फिजिकल यानी कि उसे कोई बीमारी ना हो, मेंटल यानी कि वो स्ट्रेस में ना हो, डिप्रेशन में ना हो, किसी चीज की इतनी टेंशन ना हो, एंड सोशल यानी कि जो भी उसके आसपास लोग हैं इजीली उनके साथ फ्रेंडली हो, वो क्या है, मिसिंग आउट फील ना करे, लोनली फील ना करे। इट इज एट स्टेट ऑफ अ कंप्लीट वेल बीइंग। अ कंप्लीट वेल बीइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी ऑक्यूपेशन टू परफॉर्म एफिशिएंटली। हर ऑक्यूपेशन में अगर हम अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें कंप्लीट वेल बीइंग, हेल्दी होना रिक्वायर है। डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ। अब एम्प्लॉय हेल्थ के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, हमने 3 तो देख लिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के अंदर क्या क्या आता है, फिजिकल हेल्थ के अंदर हम इंक्लूड करते हैं जैसे मेडिकल चेकअप, यानी कि हमें कोई बीमारी है या नहीं, कोई इंजरी है, उसको हम फिजिकल हेल्थ में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम मेडिकल चेकअप करा दें अपने एम्प्लॉयज का, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनका टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप, रेगुलर चेकअप कराते रहें। अरेंजमेंट करें फर्स्ट एड की, यानी कि अगर किसी को छोटी मोटी चोट भी लग जाती है तो ऐसा नहीं कि हमें दवाई लाने में, फर्स्ट एड लाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हमारे पास फर्स्ट एड ऑलरेडी अरेंज होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी को लगती है तो हम जल्दी ही उसको क्या कर सके, ड्रेसिंग उसकी कर सकें। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है ताकि उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सके, तो फर्स्ट एड की अरेंजमेंट होनी चाहिए। कंट्रोलिंग ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ हैजार्ड, यानी कि जो भी हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि इनकी आईसाइट में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको उसके लिए चेकअप कराना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। सो ये सब क्या आपकी फिजिकल हेल्थ है। ये फर्स्ट डायमेंशन क्या है कि एम्प्लॉय की हेल्थ में हम किस किस स्टेज को इंक्लूड करते हैं, फिजिकल हेल्थ, यानी कि उसे कोई डिजीज वगैरह ना हो। सेकेंड इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जो आपके माइंड से रिलेट करती है, साइकोलॉजी से रिलेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ। यानी कि आप माइंड में कितने हेल्दी हो, आप साइकोलॉजिकली कितने हेल्दी हो। एंड साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी इज ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी कि हम कितने स्टेबल हैं, मेंटली कितने स्टेबल हैं, हमारे माइंड में कितना स्ट्रेस चल रहा है, कितनी टेंशन है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हम ज़्यादा अच्छे से थिंकिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम डिसीजन ले सकते हैं, अपने ओपिनियन को ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। सो इट इंक्लूड, इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या इंक्लूड करती है मेंटल हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए, कि हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रखें, कि हमारी जो काउंसलिंग हो, काउंसलर्स आए, चाहे वो बाहर से आए या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अदर एम्प्लॉयज जो हैं, वो आपके जो भी वर्कर्स हैं उनकी काउंसलिंग करे। काउंसलिंग क्या करती है, मोटिवेट करती है और उनके मोरल को अप कर देती है। या फिर आप फैसिलिटी ऑफ कंसल्टेंट, यानी कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी वो स्ट्रेस में है, किसी टेंशन में है, तो वो किसी से कंसल्ट कर सके, किसी के साथ कम्युनिकेट कर सके और अपनी जो प्रॉब्लम है उनसे शेयर करे, वो उनको बताएंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। या फिर आउटसाइड साइकोलॉजिस्ट, यानी कि किसी बाहर से, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के विदिन ही आप सारा काम करो, आप बाहर से किसी साइकोलॉजिस्ट को बुला सकते हो और वो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको काउंसिल कर सकते हैं। देन नॉइज कंट्रोल, ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं, ये भी हमारे डायमेंशंस हैं एम्प्लॉयज की हेल्थ के। हमने फिजिकल हेल्थ देख लिया, मेंटल हेल्थ देख लिया, सोशल हेल्थ में हमारे रिलेशनशिप्स आते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ कैसे रिलेशन है। उसके अलावा क्या क्या होते हैं हेल्थ के डायमेंशन, नॉइज कंट्रोल, यानी कि वो भी आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है, कि आपके ईयर्स को वो अफेक्ट करता है कि वहां कितना नॉइज है, आपको हेडेक होने लग जाती है या फिर आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, ज्यादा नॉइज होती है, तो हमें नॉइज को कंट्रोल करना चाहिए, वो भी हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। देन एल्कोहलिज्म एंड ड्रग एब्यूज, कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो जो इंटॉक्सिकेशन ना करते हों, ड्रग ना लेते हों, एल्कोहलिज्म ना लेते हों, यानी कि वो शराब ना कंज्यूम करते हों। हमें इन चीजों पे क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि कितना फ्रिक्वेंटली वो इंटॉक्सिकेशन करते हैं, उन्हें कैसे छुड़ाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या आपके मेजर्स हो सकते हैं, यानी कि आप उन्हें बता सकते हो कि आप ये चीजें अडॉप्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी अगर एडिक्टेड हो चुके हो किसी चीज के तो आप उससे छुटकारा रिड ऑफ पा सकते हो। देन सोशल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज, सोशल हेल्थ में मैंने बताया है कि हमारे क्या रिलेशंस हैं, हमारी मैनेजमेंट के साथ कैसी रिलेशन है, हमारे जो को वर्कर्स हैं उनसे हमारी कितनी बनती है, हमारे जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, सो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, जितनी अच्छी हमारी उनके साथ बॉन्डिंग होगी, जितने हम उनके साथ फ्रेंडली होंगे, उतनी ही बेटर हमारी सोशल हेल्थ होगी। सो इन सब चीजों के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आती है, गेम्स लेके आती है, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़े और उनकी टीम बिल्डिंग की जा सके। स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय, स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि वो किस रिलीजन में मानते हैं, किस रिलीजन में वो बिलीव करते हैं, किस गॉड पे वो ट्रस्ट करते हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम लेके आना, ताकि वो ऐसा उन्हें लगे कि उनकी हर तरीके की हेल्थ को, उनकी हर तरीके की विश को फुलफिल किया जा रहा है और वो कंप्लीटली सेटिस्फाई फील करें।
हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। अब हमें क्या क्या मेजर्स हैं जो हमारी हेल्थ और सेफ्टी दोनों के लिए हैं, यानी कि हमारी हेल्थ एश्योर करते हैं, मेंटेन करते हैं, हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी गुड वेलबींग, सोशल, मेंटल एंड हमारी जो फिजिकल वेलबींग है उसे एश्योर करते हैं। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच तो यही है कि आपकी जो मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन है प्लांट की, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मशीनरी के लिए सही स्पेस होना चाहिए, आपके जो भी इंजीनियरिंग वर्क है, इंजीनियर्स ने जो वर्क किया है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो खुद ही सेफ्टी को एश्योर करता हुआ हो। टू कवर मूविंग एंड डेंजरस पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स मशीनरी को के जो कीप मूविंग यानी कि चलते रहते हैं और अगर ऐसा नहीं होता कि उनमें हाथ लग गया तो हाथ कट सकता है, या फिर कोई और पार्ट लग गया तो वो कट सकता है, या फिर ऐसे डेंजरस पार्ट्स जो चलते ही रहते हैं, जैसे कि पंखा है, अगर वो चलता रहता है तो आप उसको टच नहीं कर सकते। तो ऐसे पार्ट्स जो भी मशीनरी के जो कीप वर्किंग यानी कि लगातार काम करते रहते हैं, उनमें अगर हमारा कुछ टच हो जाता है तो उसकी वजह से हमें इंजरी हो सकती है। सो उन्हें कवर करके रखना, उन्हें किसी ना किसी चीज का शील्ड प्रोवाइड कर देना, तो उन्हें कोई टच ही नहीं कर पाएगा, उनके अंदर हाथ नहीं जा सकेगा। अगर हमने वो ओपन रखे तो ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के। देन अरेंजमेंट ऑफ गार्ड्स, यानी कि जो भी हमें मशीनरी यूज करनी है, इक्विपमेंट यूज करना है, उससे रिगार्डिंग जो भी गार्ड्स होते हैं, सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, हमें वो रखने चाहिए। यानी कि जैसे पीपीई किट थी, वो क्या कोविड-19 का एक गार्ड थी। ऐसे ही जो भी अगर कोई ऐसी मशीनरी है जो बहुत ज्यादा नॉइज कर रही है तो हमारे ईयर गार्ड होने चाहिए, आई गार्ड होने चाहिए। सो हमें अरेंजमेंट्स रखनी चाहिए गार्ड्स की, या फिर ऐसी ड्रेस की, ऐसी चीज की जो हमें पहननी चाहिए जब हम किसी भी मशीन के पास जाएं। रिप्लेसमेंट ऑफ डेंजरस मशीन्स, ऐसी मशीन्स जो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं उनको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए ऐसी मशीन से जो ज्यादा मीन्स हमारी सेफ्टी के लिए सही हैं, जो हमारे लिए इतनी डेंजरस नहीं है। नई टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं तो रिप्लेसमेंट हमें मिल जाती है, तो डेंजरस मशीन्स की रिप्लेसमेंट हमें करनी चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, और हर जगह पे सेफ्टी डिवाइसेस हमें लाने चाहिए, जो जो हमारे पास सेफ्टी डिवाइसेस हो सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, हमें कैरी करके लेके जाना पड़ता था, कोई भी सामान था तो जो भी हमारे वर्कर्स होते थे वो अपनी पीठ पे कैरी करते थे, बैक पे कैरी करते थे और उन्हें ऊपर नीचे मूव करते थे। लेकिन अब क्या है, हम क्रेन्स का यूज कर सकते हैं, लिफ्टर्स का यूज कर सकते हैं, तो हमें सेफ्टी डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी चाहिए कि अगर इन्हें फॉलो नहीं किया गया तो आपको पेनल्टीज लगेंगी, ताकि वो सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section, and I am also providing the link of PPT in description. So if you want to download, you can download it from there. And thank you. Keep supporting.